बिहार की सियासत में एक नाम ऐसा है जो अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसा इंसान जो निकला तो था इंजीनियर बनने, लेकिन बन गया मॉडर्न बिहार की सियासत का आर्किटेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा नेता जिसने विकास की नई इबारत तो लिखी, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल सर्वाइवल यानी सत्ता में बने रहने की कला में भी महारत हासिल कर ली। तो चलिए आज नीतीश कुमार की इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, उनकी पहचान के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। जो उनको पसंद करते हैं उनके लिए वो है सुशासन बाबू, मतलब वो इंसान जिसने बिहार को जंगल राज के दौर से बाहर निकाला। और जो उनके विरोधी हैं वो उन्हें पलटू राम कहते हैं, एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। तो फिर असली नीतीश कुमार कौन है? उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी कहीं ना कहीं इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे वो राजनीति के एक आर्किटेक्ट के तौर पर उभरे, फिर आएगा सुशासन बाबू का वो दौर, उसके बाद हम बात करेंगे उनके गठबंधनों और उससे जुड़े विरोधाभासों की, और आखिर में दिल्ली के किंगमेकर के तौर पर उनकी आज की भूमिका पर नजर डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से। एक इंजीनियर से एक्टिविस्ट बनने का सफर। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का एक होनहार छात्र जो 1974 के जेपी आंदोलन की लहर में ऐसा शामिल हुआ कि फिर हमेशा के लिए सियासत का ही होकर रह गया। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। 1977 और फिर 1980 में अपने ही घर हरनौत से वो लगातार 2 चुनाव हार गए। सोचिए, वो इतने निराश हो गए थे कि राजनीति छोड़कर ठेकेदारी करने का मन बना चुके थे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1985 में लोकदल के टिकट पर उन्हें पहली जीत मिली और फिर 1989 में वो पहली बार लोकसभा पहुंच गए। और बस यहीं से उस दौर की नींव पड़ी जिसने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया। वो दौर जब उन्होंने बिहार की सियासत और जमीन दोनों की तस्वीर बदलना शुरू कर दिया। साल था 1994 और उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। जेपी आंदोलन के अपने पुराने साथी लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और जंगल राज का आरोप लगाकर उनसे अलग हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाना उस दौर में लालू जैसे कद्दावर नेता से सीधी टक्कर लेने जैसा था। इस एक घटना ने उनकी छवि को और मजबूत किया। 1999 में जब गैसल ट्रेन हादसा हुआ जिसमें करीब 285 लोगों की जान चली गई थी, तो रेल मंत्री होते हुए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। सच कहूं तो भारतीय राजनीति में ऊंचे आदर्शों की ऐसी मिसाल बहुत कम ही देखने को मिलती है। फिर 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो काम किए जिसने उन्हें सुशासन बाबू का टाइटल दिलाया। गांवों तक पक्की सड़कें बनवाई, लड़कियों के लिए साइकिल और यूनिफॉर्म की स्कीम तो एक तरह की सामाजिक क्रांति ही ले आई। कानून व्यवस्था वापस पटरी पर लौटी और बिहार ने 11% की शानदार विकास दर हासिल की। उनके काम का असर सीधे सीधे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा। 243 में से 206 सीटें उनके एनडीए गठबंधन को इतना जबरदस्त बहुमत मिला। ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता का पीक था। एक ऐसा वक्त जब बिहार ने जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट दिया था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो उनके करियर का सबसे कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे विवादित दौर भी है। ये दौर है उनके राजनीतिक गठबंधनों में लगातार और नाटकीय बदलावों का। और इसी दौर में उन्हें अपने विरोधियों से एक नया नाम मिला, पलटू राम। ये शब्द बिहार की राजनीति में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बार बार पाला बदलते हैं या यू टर्न लेते हैं। और देखते ही देखते ये शब्द उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया। 2010 की उस शानदार जीत के ठीक उलट 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होने का उनका फैसला बहुत भारी पड़ा। उनकी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। ये एक बहुत बड़ी हार थी जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कुछ वक्त के लिए सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये उनके यू टर्न्स की पूरी कहानी कहती है। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर उन्होंने अपनी सेक्युलर छवि का हवाला देकर बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। फिर आया 2015 और बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सरप्राइज। अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीत भी गए। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ 2 साल चली। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो रातों रात महागठबंधन से बाहर आए और अगली ही सुबह बीजेपी के सपोर्ट से फिर सीएम बन गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में उन्होंने फिर एनडीए छोड़ दिया। इस बार बीजेपी पर अपनी ही पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया और एक बार फिर लालू की पार्टी के साथ सरकार बना ली। और फिर 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले
एक और यू टर्न लिया और वापस एनडीए में चले गए। उनके ये फेरबदल इतने अचानक और तेजी से होते थे कि एक मजाक चल पड़ा था कि जब तक बिहार सोकर उठता है तब तक सरकार बदल चुकी होती है। उनकी इस ढाई चाल की राजनीति में दोस्त दुश्मन बन जाते थे और दुश्मन दोस्त, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार का नाम। और अब कहानी आ पहुंचती है आज के दौर में, जहां हम देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका क्या है और वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 12 सीटें। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इन 12 सीटों ने उन्हें दिल्ली की सरकार बनाने के लिए सबसे जरूरी इंसान बना दिया। वो एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में थे और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत। तो सवाल उठता है कि उनकी विरासत क्या है। एक तरफ उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, सड़कें बनाना, लड़कियों की शिक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार होने वाली आलोचनाएं भी हैं। बिहार से पलायन ना रोक पाना, विवादों में रही शराबबंदी नीति और भ्रष्टाचार के कुछ आरोप। उनकी विरासत इन्हीं दोनों चीजों का एक मिलाजुला कॉम्प्लेक्स रूप है। असल में नीतीश कुमार वो पॉलिटिकल सर्वाइवर हैं जो हार कर भी जीत गए, और एक बार जीतने के बाद वो कभी हारे नहीं। चाहे चुनाव में हार मिली हो या सहयोगी बदले हों, सत्ता के केंद्र में बने रहने की उनकी ये कला भारतीय राजनीति में शायद ही किसी और के पास है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, इतिहास नीतीश कुमार को किस तरह याद रखेगा? एक विकास पुरुष, सुशासन बाबू के तौर पर, या फिर एक राजनीतिक अवसरवादी पलटू राम के रूप में, या शायद इन दोनों के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के तौर पर जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।